क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, आपके हिस्ट्री के सिलेबस के चैप्टर्स 1 to 6 हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप यू हैव सीन देम एंड एंजॉयड देम। आज है टर्न चैप्टर 7 का, बदलती हुई संस्कृतियां। इसको हम दो भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे इटली का पुनरुत्थान और मानवतावाद का उत्थान, और दूसरे भाग में देखेंगे यूरोपियन सभ्यताओं पर मानवतावाद का क्या प्रभाव हुआ। तो चलो शुरू करें पहला भाग। जब हम चैप्टर 3 कर रहे थे, एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, आपको याद होगा रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था, वेस्टर्न में भी था, ईस्टर्न में भी था, और उसको एम्परर डायोक्लेटियन ने क्या किया था, 2 हिस्सों में बांटा था, पश्चिम रोमन एम्पायर और पूर्वी रोमन एम्पायर। सन 476 एडी तक आते आते पश्चिमी रोमन एम्पायर तो खत्म ही हो चुका था। जितने प्रांत थे वो सब अपने अपने इंडिपेंडेंट बन गए, जैसे स्पेन, जैसे फ्रांस अब इंडिपेंडेंट बन गया और वहाँ सामंतवाद शुरू हो गया। और जो इटली के प्रधान धर्मगुरु थे पोप, उनका भी बहुत कुछ पकड़ नहीं थी उस वक्त। तो इटली के साथ जो पहले बहुत बड़ा व्यापार होता था, उन देशों से उत्पाद आता था, उन देशों से वो कर हासिल करते थे, ये सारी चीज़ें इटली में ख़त्म होने लगी। एज अ रिजल्ट इटली के जो बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े बंदरगाह थे, वो बेजान होने लगे। पूर्वी साइड में जो रोमन एम्पायर था, जिसका नाम आपको याद होगा, बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर वैसे ठीक ठाक चल रहा था और उसमें भी कई चेंजेस आ रही थी। इसका जो मेन कारण था 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक अरब साम्राज्य का फैलना, इस्लामी साम्राज्यों का फैलना, और ये इनकी शहरें खूब फूल फल रही थी। इनके साथ बाइजेंटाइन एम्पायर का व्यापार शुरू हो गया, जिससे बाइजेंटाइन एम्पायर का भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगी, और बाइजेंटाइन के वजह से इटली के जो बंदरगाह थे, इटली के जो शहर थे, वो फिर बड़े व्यापारी शहर के रूप में पुनर्जीवित होने लगे। अब इटली साम्राज्य की तरह नहीं उभरा। इटली के जो बड़े बड़े शहर थे, बंदरगाह थे, वो सब एक एक नगर राज्य की तरह उभरे। एक मैप पे देखते हैं, मैप प्लीज। चलिए मैप पे आप देखिए, ये जो बड़े शहर हैं, जैसे पीसा, जैसे वेनिस, जेनोआ, जैसे अनकोना, जैसे अमल्फी, ये सारे शहर एकदम उभरने लगे और पूरे राज्य की तरह। अब राज्य होगा तो शासक भी होगा। इसमें राजा कौन था? इसमें कोई राजा नहीं था। इसमें था जो धनी वर्ग थे, महाजन वर्ग थे, वही शासन करते थे, और सेना भी इनके ही अंडर थी। आम आदमी अपनी पहचान इटालियन कह के नहीं देते थे, देश के नाम से नहीं देते थे, वो अपनी शहर के नाम से कहते, जैसे मैं वेनिस का रहने वाला हूँ, मैं जेनोआ का रहने वाला हूँ। और क्यों न कहे, जरा देखो इनकी शान, देखो वेनिस और ये देखो जेनोआ। तो ऐसे जो शहर इतने फूल फल रहे थे, तो इनके जो व्यापारी थे, इनके पास बहुत धन आ गया, और धन से इन्होंने अपने आलीशान जीवन बिताया, और हो गया? बिल्कुल नहीं। पर उन दिनों के लोग बड़े इंटेलिजेंट थे। उनको लगा कि व्यापार को अगर बढ़ाना है तो हमें ज़रूरत है विद्या की, हमें ज़रूरत है अकाउंटेंट्स की, हिसाब किताब कौन रखेगा, हमें ज़रूरत है वकीलों की, नोटरी पब्लिक की, जो सारे डॉक्यूमेंट्स कानून के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हमें ज़रूरत है कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट्स की, जो अलग अलग देशों में जाएंगे, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे और हमारा व्यापार को बढ़ाएंगे। इतनी सारी चीज़ों की जब ज़रूरत थी, तब उन्हें लगा कि सिर्फ विद्यालय, छोटे छोटे विद्यालय से काम नहीं चलेगा। पाडुआ और बोलोनिया, ये 2 शहर थे जिनमें बहुत अच्छा फूलता फलता व्यापार था। इनके जो महाजन थे, इनके जो अमीर वर्ग थे, इन सब ने मिलकर इन 2 शहरों में विश्वविद्यालय खोला, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़। आप भी क्लास 12 पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे। अब यूनिवर्सिटीज़ याद रखना, सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे थी? पाडुआ में और बोलोनिया में। और यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाई जाती थी? धर्मशास्त्र तो पढ़ाए जाते ही थे, क्योंकि वही पुराने कालों में विद्यालयों में भी पढ़ाई जाती थी। तो यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र तो रहे, पर साथ अकाउंटेंसी, कानून, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनने लगी। उस वक्त के एक विद्वान थे फ्रांसिस्को पेटार्क। उन्होंने कहा इटली और ग्रीस की एक इतनी पुरानी और इतनी महत्वपूर्ण, इतनी ग्लोरियस इतिहास थी, उसको हम सब भूल गए हैं। ये तो गलत है, हमें तो इसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और उन्होंने उन सब्जेक्ट्स की स्टडी करने के लिए, उस वक्त जो सब्जेक्ट, पुराने क्लासिकल टाइम में जो सब्जेक्ट्स होती थी, उन सब सब्जेक्ट्स को फिर से स्टडी करने के लिए बहुत जोर दिया, और इन सारे सब्जेक्ट्स का नाम हुआ ह्यूमैनिटीज़।
या मानवतावाद। इसमें बड़े सारे सब्जेक्ट्स आते थे। फॉर एग्जाम्पल अलंकार शास्त्र, ग्रामर, साहित्य, कविता, गणित, साइंस, नीति, इतने सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते थे और इन सब को मिला के होता था मानवतावाद। क्यों नाम दिया गया मानवतावाद? क्योंकि एक मानव, एक इंसान केवल अपने व्यापार से या अपने काम से नहीं जाना जाता। उसकी जो रुचियां हैं, उसका जो ज्ञान है, उसके जो एक्सपीरियंस है, ये सारा मिलाकर ही तो बनता है एक कंप्लीट मानव। इसलिए इसको बोला गया मानवतावाद या ह्यूमैनिटीज। क्या आपने नोटिस किया, ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, ये सारे सब्जेक्ट डिस्कशन से, चर्चा से, डिबेट से, इन सब का विकास होता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या विकास हुआ। दर्शन के क्षेत्र में इटली के लोग पुराने यूनानी किताब ढूंढने लगे, जिसमें प्लेटो के, सोक्रेटिस के, एरिस्टोटल के राइटिंग्स में थे, और ये सारे तो खो ही गए थे। इनको फिर से मिलने का श्रेय जाता है अरबी विद्वानों को। जब खिलाफतें बनी तो जितने खलीफा थे, सल्तनत बने, जितने सुल्तान थे, उनकी कोशिश थी कि पुरानी पुरानी सभ्यताओं से सारे ग्रंथ ले आओ, उसको ट्रांसलेट करो और उसको पढ़ो। अब वही ट्रांसलेटेड वर्शन फिर से यूरोप में आई, फिर से इटली में आई और इटली के लोग उसको पढ़ने लगे। तो उनको तो थैंक्स देना चाहिए अरबी विद्वानों को। उनको मिला इतने सारे साइंस के सब्जेक्ट्स। देखो जरा, उन्होंने जाना बड़े बड़े अरबी विद्वानों के बारे में, जैसे इब्न सिना जो थे एक बहुत बड़े अरबी हकीम, और उन्होंने जाना अल राजी जो से चिकित्सा शास्त्र के एक्सपर्ट। पाडुआ और बोलोनिया के यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ते देखकर बाकी सब शहरों में धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगी और बड़ी तादाद में बच्चे, युवा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी जिनसे आगे जाकर इनको जॉब्स मिल जाती थी। और उस वक्त के लोगों को लगने लगा कि हम पिछले सदियों में किस अंधकार में डूबे हुए थे। उसका नाम ही ऐतिहासिकों ने दे दिया अंधकार का युग, और ये जो नया युग चल रहा था इसको बोला आलोकीकरण का युग या रेनेसा। रेनेसा मतलब पुनर्जीवन मिलना, पुनर्आलोकित होना। तो रेनेसा कहा गया, रेनेसा मैन या रेनेसा मैन का मतलब क्या? एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं, चाहे वो वकील हो, वकील का काम करता हो, लेकिन वो साथ साथ साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो आर्ट में भी रुचि रख सकता है, साहित्य में भी रुचि रख सकता है, व्याकरण में भी रुचि रख सकता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वो एक साथ अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे, इनका नाम दिया गया पॉलीमैथ या बहुश्रुत, यानी कि बड़े सारे सब्जेक्ट्स इनके कंट्रोल में हैं। हर शहर का नाम होने लगा, उनके जो विद्वान थे, उनके जो कलाकार थे, उनके नाम से नाम होने लगा। ये नहीं कि उनके जो व्यवसाय थे, वाणिज्य थे, उनसे ही नाम होने लगा। फॉर एग्जाम्पल एक शहर था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस तो एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही बन गया। वहाँ रहते थे दांते नाम के कवि, जिन्होंने लिखा द डिवाइन कॉमेडी, और उनकी किताब इतनी प्रसिद्ध हुई, आज भी पढ़ी जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, और उनके नाम से स्टैम्प है इटालियन गवर्नमेंट का। वहाँ रहते थे जियोटो नाम के पेंटर, उनकी पेंटिंग्स हर चर्च में आपको मिलती थी, इतने वो प्रसिद्ध थे, और वो धार्मिक पेंटिंग्स बनाते थे। और रहते थे माइकल एंजेलो तो सचमुच बहुश्रुत थे, पॉलीमैथ थे। वो एक ही साथ स्कल्प्टर थे, आर्किटेक्ट थे, और वो पेंटर भी थे। उनकी बनाई हुई तस्वीरें और उनकी बनाई हुई स्कल्पचर्स तो बिल्कुल रियल लाइफ जैसे थी। तो फ्लोरेंस के लोग अपने आप को फ्लोरेंटाइन कहने में बहुत गर्व महसूस करते थे। वो कहते थे मैं दांते के शहर से आता हूँ, मैं माइकल एंजेलो के शहर से आता हूँ। इस तरह नागरिकता का बड़ा उदय हो रहा था। मैंने आपको बताया ना, पहले विद्यालयों में केवल धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था, अब इतनी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाने लगी, तो धर्मशास्त्र और इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा टेंशन रहता था, दबदबा बना था वैसे धर्मशास्त्र और कानून का, पर ये सब्जेक्ट्स धीरे धीरे उत्थान हो रहे थे इन सब्जेक्ट्स की। इब्न रुशद नाम के एक दार्शनिक ने दर्शन और धर्मशास्त्र के एक बीच का रास्ता बताया, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। हम कहते हैं ना, हम आधुनिक युग में रहते हैं, पर हमें थैंक यू बोलना है मानवतावाद को, क्योंकि मानवतावाद ही आधुनिक युग को आगे ले आई। कैसे ले आई? सबसे पहले विज्ञान में बड़े सारे डिस्कवरीज होने लगे। पहले लोगों का मानना था, ईसाई चर्च का मानना था कि ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी है और सूरज और बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी हिलती नहीं है। क्यों नहीं हिलती? क्योंकि इस पे लोगों ने इतना पाप किया है कि उसके भार से पृथ्वी दबी हुई है। पर उस वक्त कोपर्निकस नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने निकाला कि नहीं, ये सही नहीं है। सूर्य ब्रह्मांड के बीच में है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ, पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
पर वो खुद भी ईसाई थे और उन्होंने सोचा अगर मैं ये बोलूं, ईसाई धर्म वाले तो सारे मेरे पे चढ़ जाएंगे, धर्म गुरु तो सारे मुझे तो बहुत ही बुरा भला बोलेंगे, तो वो चुप रहे। पर उनके डेथ के बाद उनके जो स्टूडेंट थे जोआकिम रिक्टस, उन्होंने इसको पब्लिश किया और जो हंगामा हुआ, 200 साल तक ये हंगामा चलता रहा, जब जाके फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के सेंटर में है। वैसे ये बात 3rd सेंचुरी BC में यूनानी फिलोसोफर्स ने, यूनानी साइंटिस्ट ने यही बात कही थी। उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार भी बताया था और पृथ्वी का सरकमफरेंस भी मापा था, पर ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज खो गई थी। अब आगे आए जोहान केपलर। इन्होंने एक किताब लिखी कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री, यानी कि खगोल के रहस्य। उन्होंने सारे ब्रह्मांड के बारे में इस किताब में लिखा, उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। फिर उसके बाद आए गलीलियो। इन्होंने तो टेलीस्कोप बना के लोगों को खुद दिखा दिया, अपनी आंखों से देख लो सूरज कहाँ पे है, पृथ्वी कहाँ घूम रही है, चंद्रमा कहाँ पे है, ये सारा कुछ उन्होंने दिखा दिया। तो एक फोकस जो आया वो था कि अंधविश्वास मत करो, अपने आप ऑब्जर्वेशन करो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, इससे आप ज्ञान का प्राप्ति करो। और फिर उनके बाद कौन आए? न्यूटन। न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, याद करो जरा, मैंने इस वाले चैप्टर में आपको दिखाया भी था। ये था, उन्होंने ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का डिस्कवरी की थी। और इन सारी जो डिस्कवरीज थी, एक के साथ एक वो मिलती गई और आगे बढ़ती गई, जब तक कि हम आ गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, जहाँ से शुरू हो गया आधुनिक युग। तो बच्चों, आज हमने क्या देखा? बदलती हुई संस्कृति में हमने देखा कि रोमन साम्राज्य, जो पुरानी संस्कृति थी, वो कैसे ख़त्म हो गई। फिर अरबी साम्राज्य जब बढ़ी तो उनके साथ मिलकर रोमन साम्राज्य का फिर से पुनरुत्थान कैसे हुआ। और उस वक्त जो अंधकार युग कहा जाता था, सब कुछ लोग भूल चुके थे, पुरानी जो ज्ञान थी, बहुत सारे ज्ञान थी, भूल चुके थे, उसका फिर से अलौकिकरण हुआ। आज हम स्कूल में कहते हैं साइंस और आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़, पर उस वक्त क्या था? रिलीजियस स्टडीज़ और कानून एक साइड पे, दूसरी साइड पे सारी ह्यूमैनिटीज़, साइंस, आर्ट, सब कुछ मिलकर बना था ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ का, मानवतावाद का मतलब क्या हुआ? एक मानव केवल अपने काम से या प्रोफेशन से नहीं जाना जाता, वो एक पूर्ण मानव है, एक संपूर्ण मानव है, उसकी रुचियाँ हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, ये सारा लेकर बनता है एक पूरा मानव। तो बच्चों, ये रहा आज आपका सारांश, इसको आप एक बार देख लो। अगले चैप्टर में हम देखेंगे ये जो मानवतावाद या ह्यूमैनिटीज़, इसका क्या प्रभाव पड़ा कि यूरोप के बाकी सिविलाइजेशंस पे, बाकी देशों पे। जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते हैं, इतिहास को रटो मत, प्लीज़ मत रटो, इतिहास को कहानी की तरह देखो, मेन पॉइंट्स बना लो और एक पॉइंट को अपने लैंग्वेज में उसको लिखो, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। आई प्रॉमिस यू दैट। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे तो जुड़े ही होंगे, डेली हमारा पोस्ट जाता है, आपको अच्छा लगा, हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।